गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हम लोग आज के अपने सेट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। भाग आप ऑप्शन में देख रहे हैं, भाग 8 के बारे में बात कर रहा है। तो भाग 8 आपका कितना है? भाग 8 है आपका 239 से लेकर 242 तक है। कितने तक? 239 से 242 भाग 8 है, जिसको हम लोग कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। फिर भाग 9 कह रहा है, भाग 9 अगर ऑप्शन में देख लें तो भाग 9 में है आपका 243 से लेकर 243 ओ तक है। फिर भाग भाग 10 की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा भाग 10 में क्या है आपका? भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति, उसके लिए है आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन सा? आर्टिकल है आपका एससी एसटी क्षेत्र से रिलेटेड है ना? कौन सा? भाग 10। और आर्टिकल है 244 से लेकर 244 ए, ये दो आर्टिकल है आपका किसमें? भाग 10 में। तो आंसर क्या होगा? भाग 12 होगा। याद रखिएगा फाइनेंस, संपत्ति, अनुबंध, मुकदमा यानी कि सूट से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 12 है। अच्छा, जब भाग 12 की बात कर रहे हैं तो ये कौन कौन से आर्टिकल्स तक है? याद रखिएगा ये आर्टिकल्स 264 से लेकर 300 ए तक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 300 ए है यही है कि आपका संपत्ति का अधिकार। और भाग 12 की बात कर लें तो याद रखिएगा आर्टिकल 280 जो फाइनेंस आयोग है, वित्त आयोग जिसको कह लेंगे हम लोग, वो भी क्या है आपका? भाग 12 का पार्ट है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच, ठीक है, के अनुसार किसी राज्यों को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि आर्टिकल 243 एच में जो है राज्य विधानमंडल को निम्न विधि से पंचायत को जो है फाइनेंशियल जो असिस्टेंस देना है, वो जो 243 एच में है वो किस विधि से है ना? किस निधि से है? निधि का मतलब किस, जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि और संचित निधि है, तो कौन से निधि से दिया जा सकता है? तो आंसर क्या है आपका? राज्य के संचित निधि से। बात समझ रहे हैं आप? राज्य के संचित निधि से जो राज्य का विधानमंडल है वो पंचायतों को फिनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिएगा म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो वहाँ की राजधानी क्या होगी आपकी? नेपितो होगी। अभी क्या है? नेपुदो है। और पहले क्या था? बर्मा जब था तो रंगून राजधानी थी। तो पूरा देश का भी नाम बदल गया, राजधानी का भी नाम बदल गया, बट आज भी जो आपका आधिकारिक लैंग्वेज है वो क्या है? बर्मी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछ रहा कि गलत कौन सा है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य संवर्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो बिल्कुल सही है, यही था। सेकंड है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, अलग अलग टारगेट रखा गया, ये भी सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, मतलब ये क्या होगा? आंसर डी होगा, क्योंकि दोनों का दोनों आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? याद रखेंगे ये पहला ऐसा राजा था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ये कौन था? ये था आपका महमूद बिन तुगलक। कौन था? महमूद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल है आपका 1325 से लेकर कहाँ? 1351 तक। ठीक है। चलें आगे। सबसे प्रथम बार जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया? महमूद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? यानी कि सीधा सीधा आप समझिए कि तुलसीदास किसके शासनकाल में राजकवि हुआ करते थे। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। तो आंसर क्या होगा? तुलसीदास अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस का निर्माण किया उन्होंने। ठीक है। और हम बात कर लें तो अकबर को हिंदी साहित्य का, याद रखिएगा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का क्या? स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? बहुत आश्चर्य की बात है फ्रेंड्स, ये वो शासक है जो खुद संगीत वादक था, है ना, जिसे खुद जो है आपका एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करता था, वो संगीत और चित्रकला में भी पसंद करता था, बट फिर भी उसने बैन लगा दिया। ये कौन था? ये औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है, जिसकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। इसकी मृत्यु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल शासक का जो आखिरी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो कौन था? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर यानी कि मोर का चिन्ह अंकित है, मिला है? तो याद रखिएगा ये कौन सा है आपका? ऑप्शन देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी, ठीक है, मानसेहरा, सुपारा और लौरिया नंदनगढ़। तो याद रखिएगा आपको कह रहा है क्या कि अशोक के अभिलेख में मयूर यानी कि मोर का चिन्ह मिला है, ये है आपका लौरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। अब क्वेश्चन ये कि ये है कहाँ? तो याद रखिएगा ये आपका है चंपारण में। कहाँ? चंपारण, बिहार में ये आपका अभिलेख है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, यानी कि आपको कह रहा है करेंसी से रिलेटेड क्या बात कर रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है जनता के पास बैंक मुद्रा के जमा से कम है, बिल्कुल यही होना चाहिए। जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से अधिक है, गलत बात है। जनता के पास केवल विनिमय में है, गलत है। और जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। तो आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट होगा, जनता के पास मुद्रा जो है वो बैंक में जमा से कम है। याद रखिएगा ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम का मतलब हो गया, उपागम का मतलब हो गया बिजनेस, है ना। तो विकास को ध्यान में रखकर जो टारगेटेड है वो कौन सा है? तो वो है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो टाइम लाइन है वो है आपका 1969 से 1974। अब ये आप जानने वाली बात है, जैसे 1969 दिखता है तो हम लोग को 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन याद करना चाहिए। वो कब हुआ था? 1969 में। साथ ही साथ 1966 से लेकर 1999 तक ये जो पंचवर्षीय योजना का क्या था? आवास था, अवकाश काल था। अवकाश काल का मतलब हर एक साल एक एक साल के अल्टरनेट पे जो है रोलिंग प्लान चला गया था, वार्षिक योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। तो आंसर क्या है? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है, यानी कि चक्रवात के लिए अवरोध का काम करता है, रोकने का काम करता है, वे वन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा वो कौन से होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग मैनग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैनग्रोव वन। और भारत में जो सबसे बड़ा मैनग्रोव कहाँ है, वो है आपका जो आपका डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ क्या है आपका भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव है। और जनरली जो होता है मैनग्रोव, क्या मैंने बताया था आपको, जो कांटों वाली झाड़ियों का एक जो है समूह हो गया, उनको हम लोग मैनग्रोव बोले, और ये कहाँ बनता है? डेल्टा पे बनता है। चलें, तो आपका आंसर क्या होगा, जो वन चक्रवातों के अवरोध का कार्य करता है, अवरोध का कार्य करने का मतलब रोकने का कार्य करता है, उसको कौन सा वन कहते हैं? मैनग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन में हेनसांग, फायान, मेगास्थनीज और इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज का जो बुक था इंडिका, मेगास्थनीज जो बुक लिखा था इंडिका, उसमें जो है पाटलिपुत्रा को उसने पॉलीब्रोथा के नाम से कहा था। किस नाम से कहा था? पॉलीब्रोथा के नाम से कहा था। ठीक है, अब बात कर लें हम लोग हेनसान के बारे में। तो याद रखिएगा हेनसान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये ध्यान रखेंगे, ह से ह ये याद रखिएगा। हिंसन किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फायन किस में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड में। किसमें? चंद्रगुप्त सेकंड में, जो कि आपके गुप्त डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए चंद्रग्रहण के दौरान जो चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया है, उसको हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। किस भागों में? 3 भागों में। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है अम्बरा। क्या है? एक का नाम है अम्बरा। दूसरा को क्या है? पेनम्बरा। ठीक है, और तीसरा क्या है? एटम्बरा। ठीक है, ये 3 वर्ड है। अब तीनों का क्या क्या मतलब है? तो आपको कह रहा है क्या कि अम्बरा का मतलब हो गया कि सबसे गहरा छाया, ठीक है, भीतरी और सबसे अंदर भाग का गहरा छाया। ठीक है, फिर जब हम बात करें पेनम्बरा का, नम्बरा ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, पेनम्बरा के बारे में बात करें, क्या कह रहा है कि अम्बरा के दोनों तरफ मौजूद हल्का जो छाया होता है उसको कहते हैं पेनम्बरा। और सबसे लास्ट आता है एटम्बरा, उस भाग को कहते हैं जहाँ से वस्तु का पूरा आकार क्या होता है? नजर आता है। तो सीधा सीधा चंद्रग्रहण में जो छाया बन रहा है उसके टोटल 3 प्रकार है। एक आपका गहरा वाला पार्ट है, ऐसे वाला, फिर गहरा के साइड साइड से जो थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है वो, और पूरा जो आकार आपको नजर आ रहा है वो, 3 टाइप में। नेक्स्ट है, शिक्षा की वार्धा योजना कब लाया गया था? तो याद रखिएगा शिक्षा का वार्धा योजना, ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, 27, 37, 41 और 47। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1937 में। क्या होगा? 1937 में। और ये था क्या? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने अपने हरिजन पत्रिका में एक सीरीज प्रकाशित की थी एजुकेशन को लेकर। उसी सीरीज को फाइनली क्या कहा गया? वर्धा जो है, शिक्षा का वर्धा योजना कहा गया। कब की बात हो रही है? 1937 में। और ये किसके द्वारा लाया गया था? एम के गांधी द्वारा लाया गया था। आपने किस पत्रिका में? जो उनका पत्रिका था हरिजन, उसमें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 14 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 15 अक्टूबर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 भी है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? 15 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बोध गया में महाबोधि टेम्पल का निर्माण जो हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है? हर्षवर्धन है, गुप्त है, कनिष्क है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुप्त वंश के शासनकाल में है बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ। वंस मोर मैं कहूँगा, जितने लोग देखने वाले हैं वो लोग सभी के सभी मॉर्निंग 8 o'clock आप एकदम इस क्लास में ज्वाइन कर लीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स को दीजिए। और साथ ही साथ जो अभी देख रहे हैं उनको है कि आप भी अपने साथ काफ़ी लोगों को ऐड ऑन कीजिए, जोड़िए, शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोग इसमें शामिल हो सकें। और जब वो आंसर देंगे तो फिर आप भी अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपके आंसर्स के साथ उनका आंसर का जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट कहते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ है? वंस मोर जो लोग इस क्लास को कंटिन्यू रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली जानते होंगे। और वो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग किस में कन्वर्ट हो गया? नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। चलें आगे। और नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्या है, हदीस है एक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हदीस क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इस्लामी कानून, सल्तनत कालीन कर, बंदोबस्ती कानून, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे तो हदीस क्या है? हदीस क्या है? इनमें से कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं। तो हदीस क्या होता है? तो याद रखिएगा मोहम्मद साहब का कथन, यानी कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो ज्ञान बांटा है, और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने वर्ड सुना है पुरुष सूक्त, ये किस वेद का है ना? अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, या मनुस्मृति है? तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन सा आंसर है? आंसर है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या हो गया? पुरुष सूक्त का मतलब हो गया जिसमें कि आपको वर्ण व्यवस्था दिया गया है, 4 का 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के बारे में जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, जिसमें जिसको हम क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखिए बहमनी साम्राज्य था, उसने ही क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति की, उसी से सबसे लास्ट लड़ाई हुआ था, हम लोगों ने 1-2 सेट पहले पढ़ा था। आपसे यही पूछ रहा है फाइनली कि बहमनी साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन थी? ऑप्शन है आपका बिदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद। तो आंसर क्या होगा? गुलबर्गा जो है वो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच डैश में स्थित है? और इसके लिए वापस हम लोग एक बार वर्ल्ड मैप देखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं तब तक। दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा आंसर होगा कौन सा? पैसिफिक ओशियन। मेरियाना गर्त कहते हैं, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। और ये है कहाँ? ये हम लोग मैप में देखते हैं।
देखिए ये है आपका वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में जैसा मैंने पहले कहा था वैसा फिर से आपको एक बार बता दूं मैं इन सभी के बारे में। देखिए हम लोग बात करते हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महादेश के बारे में, तो ये आपका क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये दोनों एक इस्थमस से जुड़ा है जिसको हम कहते हैं पनामा। पनामा एक देश है उससे जुड़ा हुआ है, इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप बेसिकली ऊपर में यहाँ एक जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर की जनसंधि है उससे अलग होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, ये आपका यूरोप है, यहाँ पर छोटा छोटा कई सारा कंट्री है, इसको हम लोग यूरोप कहते हैं। और इसके बाद ये जो रिमेनिंग रह गया आपका, ये आपका क्या है, एशिया है। और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, जो लास्ट में मैंने मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने इसको अमेरिका कह दिया था, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब बात कर लें ओशियंस की, तो ये देखिए ये आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये इंडिया के नीचे ये हिंद महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है जो एस की तरह दिखता है। तो ये मैंने अभी बताया प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। तो देखिए हम लोग बात करें प्रशांत महासागर को जब जूम करेंगे, है ना, ये रहा आपका प्रशांत महासागर, देखिए आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। जब हमने इसको जूम किया तो देखिए आपका इस जगह पे फिलीपींस, यहाँ देखिए ये आपका कंट्री क्या है, इंडोनेशिया है एशिया में, है ना। ये आपका रेड वाला क्या है, फिलीपींस है। फिलीपींस में राइट साइड में आप देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा, इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो देखिए ये रहा आपका मरियाना ट्रेंच, और यहीं पर क्या है, विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, चैलेंजर द्वीप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चैलेंजर द्वीप। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ 10,924 मीटर, ठीक है। तो आई होप सो अब आप समझ सकते होंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जूम बैक करता हूँ, आपको दिखेगा ये वर्ल्ड मैप में है कहाँ। देखिए चाइना के आसपास नजर आ रहा है, फिलीपींस के सामने नजर आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में ये आपका mariana ट्रेंच है। चलें आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रशांत महासागर। और आपसे अगर इन फ्यूचर पूछे कि प्रशांत महासागर का शेप क्या है, तो याद रखिएगा ट्रायंगल शेप में माना जाता है प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। याद रखिएगा 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, इंडिया ने जीता था पहली बार, कपिल देव के कप्तान में। और मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो मैन ऑफ द मैच मिला था ऑप्शन नंबर बी, मोहिंदर अमरनाथ को। किसको मिला था, मोहिंदर अमरनाथ को 1983 विश्व कप का फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था। और जब हम बात कर लें कि वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा 1983 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और फाइनल किसके किसके साथ हुआ था, तो एक तो मैंने बताया आपको इंडिया था, दूसरी ओर वेस्ट इंडीज था। कौन था, वेस्ट इंडीज था, क्लियर। कप्तान कौन थे, कप्तान थे कपिल देव। और मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द मैच मिला मोहिंदर अमरनाथ को। किसको मिला, मोहिंदर अमरनाथ को। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए आप, जो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना, ऑप्शन देख रहे हैं, कलपक्कम, तारापुर, कोटा, नरोरा। तो आंसर क्या होगा, तारापुर। तारापुर में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन हुआ था, ठीक है। और जब बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, किसके बारे में, रिएक्टर के बारे में, तो प्रथम जो रिएक्टर था वो आपका क्या था, उसका नाम है आपका अप्सरा। हम लोगों ने लास्ट सेट में शायद ये पढ़ा है, अप्सरा नाम है प्रथम रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। और ऊर्जा स्टेशन कौन, तारापुर। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, श्रीकृष्ण सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा, और ये बने थे आपके मुख्यमंत्री 1967 में। कब बने थे, 1967 में। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल जो है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ऑप्शन देख लेते हैं, 1884, 1784, 1764, 1734। तो आंसर है 1784, 1784 ईस्वी में की गई क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। और उस समय जो है स्थापना किसने कराया था, ये भी लिख लीजिए, स्थापना कराया था विलियम जोन्स ने। किसने, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना कराई थी। और 1784 जैसे ही आता है तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग को एक और एक्ट याद आता है 1784 का, विलियम पीट एक्ट। क्या बोलते हैं, विलियम पीट एक्ट कब आया था, 1784 में। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पे कह रहा है नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 से 4 है, भाग पहला से 4, उसमें आर्टिकल 3 और 4 में इस तरह के कुछ प्रावधान है। तो देखिए ऑप्शन में 3 और 4 दोनों दिया है, तो मैं जाऊँगा ऑप्शन 3 के साथ। नया राज्य बनाने का जो आपका अधिकार है, जो भारतीय संसद को मिला है, वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग मिला है। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग मिला है। और किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन अगर बोले तो सेकंड में परिवर्तन है, और 3 में क्या है आपका, चेंजेस है। और क्वेश्चन ये बोले कि संसद को ये अधिकार मिला है, ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है 4 में। 4 में बताया गया है कि जो भी राज्य के सीमा में या नाम में परिवर्तन करना है, तो वो अधिकार किसके पास होगा, वो आपके संसद के पास होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2026, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या प्रीवियसली सेट में बताया है। 2026 आने से पहले हम लोग बात कर लें, 2022 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था, वो कतर में हुआ था। कतर की राजधानी क्या होगी, दोहा होगी। और क्वेश्चन ये है कि जीता कौन, हारा कौन। तो याद रखिएगा जीतने वाला कौन, अर्जेंटीना। और हराया किसको, फ्रांस को हराया। किसको हराया, फ्रांस को हराया। तो याद रखेंगे जीतने वाला अर्जेंटीना 2022 का कहाँ हुआ है, कतर में हुआ है। हराया किसको, फ्रांस को हुआ। और क्वेश्चन ये है कि 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो याद रखिएगा 2026 का आयोजन होने वाला है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में, ठीक है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। मतलब बच्चे जो हैं वो 14 साल से कम के बच्चों को हम लोग किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। ये आपका
किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आपका आर्टिकल कौन सा होगा? 23 होगा। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में अगर बात कर लें तो वो कौन सा होगा? आर्टिकल 24 होगा। ठीक है, या ये कह लीजिए कि आर्टिकल 24 में ही लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को हम ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। ठीक है, और मानव के दुर्व्यापार का मतलब यहाँ पर सिंपल समझिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात किसमें? आर्टिकल 23 के अनुसार है कि बलात्, श्रम और मानव अंगों का व्यापार या दुर्व्यापार प्रतिबंधित है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि निम्न सदन किसको बोला जाता है? वैसा सदन जो परमानेंट हो, कैसा हो? परमानेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, और भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें राज्यसभा है वो आपका परमानेंट सदन है, इसलिए उसको उच्च सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन कौन सा होगा? निम्न सदन होगा आपका लोकसभा। कौन सा? लोकसभा होगा। आपको कह रहा है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन, और लोकप्रिय सदन भी है क्योंकि डायरेक्ट लोग इलेक्शन यहाँ से जहाँ भी जितने लोग पहुँचते हैं उनका क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए निम्न सदन कह लीजिए या लोकप्रिय सदन कह लीजिए, ये कौन सा होगा? लोकसभा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वे कौन थे? ऑप्शन है कृष्णकांत, आर वेंकटरमन, बी डी जत्ती और भैरव सिंह शेखावत। तो आंसर क्या होगा? आंसर याद रखिएगा कृष्णकांत। कौन थे? कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है। ऑप्शन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है उपराष्ट्रपति। अच्छा, क्वेश्चन है कि कृष्णकांत उपराष्ट्रपति कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा 1997 से लेकर 2002 तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? कृष्णकांत रहे हैं, और उनकी जो मृत्यु है उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो देखिए आपको इंटरनेशनल बायोलॉजी पे बेस्ड जो है ओलंपियाड है 2023 में, भारत का कौन सा स्थान हासिल है? याद रखेंगे भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। कौन सा है? पहला स्थान मिला है आपको, जो आपका 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी बेस्ड जो ओलंपियाड है उसमें भारत का स्थान है। ठीक है, और याद रखिएगा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज भारत के साथ साथ सिंगापुर, ये दो देश, सिंगापुर भी क्या है? पहले स्थान पे है। दो देश एक साथ है, भारत और सिंगापुर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो है दर्जा प्राप्त होगा किसके अनुसूची से? 11वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और 12वां किसके लिए था? नगर पालिका के लिए था। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया है? यानी आपको सीधा सीधा कह रहा है कि किसके शासनकाल में सर्वोदय योजना की शुरुआत हुई है? तो याद रखिएगा ये कौन है? सर्वोदय योजना को लाने वाले कौन है? ये है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जेपी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 21 अप्रैल को ऑप्शन देख लेते हैं, सिविल सर्विस डे, पंचायती राज दिवस, पृथ्वी दिवस और विरासत दिवस। तो आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे मनाते हैं। अच्छा, जब बात करें पृथ्वी दिवस की तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस है। बात कर लेते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को। तो देखिए अप्रैल की 4 घटनाएं आपको मिली हैं। सबसे पहला 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, फिर आपका 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, फिर आपका 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पूर्ण स्पर्धा में कीमतों का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा कंप्लीट कॉम्पिटिटिव जो आपका ये मार्केट है एक तरह का इकोनॉमिक का टर्म है, इसमें जो है लेन देन जो है वो कौन डिसाइड करता है? फर्म डिसाइड करता है ना। आपकी मर्जी, आप इस चीज़ का कोई भी रेट रख रहे हैं, लेकिन क्या होता है लॉन्ग रन में आपका अगर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा तो फिर क्या होता है? आपको उसके हिसाब से अपने प्राइस को शिफ्ट करना पड़ता है। चलेंगे, तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन फर्म से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, भूटान की मुद्रा नेगुल्ट्रम है। क्या है? नेगुल्ट्रम। और टका की बात कर ले तो बांग्लादेश का क्या है? टका है। रुपया क्या है? इंडिया का है, और भी कई सारे कंट्री का है। डॉलर भी कई सारे कंट्री का है। तो भूटान की राजधानी क्या है? याद रखिएगा भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू है, और जो करेंसी है वो है नेगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जलालुद्दीन, मुबारक शाह, अलाउद्दीन और मालिक कफूर। तो वो जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वो कौन होगा? वो होगा मालिक कफूर। कौन है? मालिक कफूर जो है वो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ बनाई थी? देखिए ये सिक्के ढालने वाले का बात कर रहा है, नोट वाली की बात नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा सिक्के ढालने वाला सबसे प्रथम जो टकसाल है, ऑप्शन देख ले, मद्रास, बालासोर, मुंबई, कलकत्ता। आंसर क्या होगा? कलकत्ते में स्थापित की है सिक्के ढालने वाली पहली। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर क्या होगा? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है क्या है? जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा? देखिए दो तो आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में है खेला गया है उसमें भारत का जो रैंक है कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? भारत का रैंक चौथा है। और याद रखिएगा अब आपसे पूछ रहा है क्या? कितने पदक के साथ? तो नंबर ऑफ जो मेडल्स है भारत का वो है 61। कितना है? 61 मेडल है। चलें, तो कॉमनवेल्थ गेम में जो पहला स्थान था वो किसका था? तो याद रखिएगा पहला एक स्थान था ऑस्ट्रेलिया का। किसका?
ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा कौन था? दूसरा था इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। और तीसरा कौन था? तीसरा था कनाडा। ठीक है, और चौथा कौन है फिर? भारत है। अच्छा, भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते? अगर स्वर्ण की बात कर ले उसी में, तो स्वर्ण आपका हो गया 22। कितने हो गए? 22 स्वर्ण पदक जीता किसने? कॉमनवेल्थ में भारत ने। और टोटल मेडल 61। और पोजीशन कौन सा? चौथा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला बेसिकली आप ऑप्शन देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में अवस्थित है। पंजाब में अवस्थित नहीं है। कौन? अरावली श्रृंखला। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो देखिए, लोक लेखा समिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट समिति में से एक है, पहले तो ये जान लीजिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? टोटल 22 होंगे, जिसमें 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देगा? तो सीधा सीधा देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और बेसिकली ये किसके रिपोर्ट को चेक करता है? तो याद रखिएगा, ये सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को चेक करके और फाइनली जो फाइनल ड्राफ्ट है वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अधिकतम है? तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्या आया था? गोवा आया था, क्योंकि गोवा में क्या है, नंबर ऑफ जो क्रिश्चियन है वो ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि वहाँ बाकी सारे धर्मों के भी लोग होंगे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो मे बी कुछ लोग जाकर वहाँ बस भी गए हों। तो फिर मैंने देखा ऑप्शन को ध्यान से, गोवा, मिजोरम, केरल और नागालैंड। तो आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा। मिजोरम में जो ईसाई का परसेंटेज है वो परसेंटेज वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम है। लेकिन जब बात करेंगे नंबर ऑफ ईसाई की, है ना, संख्या की बात करेंगे तो आंसर गोवा होगा। परसेंटेज की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा। चलें आगे। ये जो डेटा है, ये डेटा 2011 जनगणना की है, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों से रिलेटेड है। आर्टिकल 7, 6, 4 और 5। आंसर क्या होगा? आर्टिकल 7 इससे रिलेटेड है। किससे? पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकारों से रिलेटेड है। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो हम बात कर लेते हैं, नागरिकता जो है भारत के किस भाग में है? भाग 2 में है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 5 से 11। कौन सा? 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा ये पीपल के पत्ते का जो आपका मेडल है, ये किस में दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, द्रोणाचार्य, भारत रत्न। आंसर क्या होगा? भारत रत्न। भारत रत्न जब दिया जाता है तो उस पर क्या? पीपल का पत्ता का मार्क होता है। और जब बात कर लेते हैं भारत रत्न की, तो सबसे पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार, देखिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो मॉर्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे। अच्छा, इस सुधार में हुआ क्या था? तो इस सुधार में जो है पहली बार जो है आपका वो मुस्लिम के लिए, मुस्लिम या मुस्लिम लीग के लिए जो है पहली बार कम्युनल जो है रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, सांप्रदायिक जो है निर्वाचन की बात हुई थी। और साथ ही साथ जो आपका वायसराय का काउंसिल था, उसमें किसी भारतीयों को जगह मिला और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको जगह मिला। और ये कब हुआ था? वेरी गुड, ये हुआ है 1909 में। मॉर्ले मिंटो एक्ट कब हुआ है? 1909 में हुआ है, जिसमें कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, या ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के बनने की नींव कब पड़ी है? 1909 में पड़ी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों की बैठने की क्षमता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, 888, 384, 1224 और 1272। तो आंसर क्या होगा? आंसर है टोटल कितने सांसद बैठ सकते हैं? 1272 सांसद बैठ सकते हैं। किसने? 1272। अब ये बता दें कि नया जो संसद भवन है, इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? ये कंपनी मिली थी टाटा को मिला था। किसको मिला था? टाटा को मिला था नया संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। और जो वास्तुकार हैं इसके, वो कौन है? तो याद रखिएगा, नया वाला का वास्तुकार है विमल पटेल। क्या नाम है? विमल पटेल जो है वो वास्तुकार है। और पुराना वाला वास्तुकार कौन था? जो पुराना जो हमारा संसद बना है वो एडविन लुटियन था। कौन था? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। और बना कब था? 1921 से 1927 में बन के तैयार हुआ था पुराना संसद। और नया जो संसद बन रहा है इसमें 1272 लोग बैठेंगे। टाटा कंपनी को मिली थी और विमल पटेल इसके क्या से हैं? वास्तुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट यानी कि पानी जो आपका है छोटा सा के नमूने में दुर्लभ धातु वेनेडियम का खोज किया था? तो सबसे पहले देखिए, ये वेनेडियम जो है इसका खोज हुआ है किसी के समुद्र के किनारे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा? आंसर है गुजरात के तटों से प्राप्त जो आपका मिला है नमूना, उसमें कौन मिला है? वेनेडियम। तो जब बात कर ले वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। कितना है? 23 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नुआखाई महोत्सव, ऑप्शन देख लें, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव जो है वो कहाँ के लिए है? उड़ीसा के लिए। रज पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया यानी 31वां सदस्य कौन जुड़ा है? तो याद रखिएगा, नाटो में कौन जुड़ने वाला है आपका? 31वां सदस्य कौन है आपका? ऑप्शन देख लेते हैं, ईरान, इराक, फिनलैंड और यूक्रेन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा फिनलैंड। 31वां सदस्य कौन जुड़ा है? फिनलैंड। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है। और फिनलैंड का नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। तो कांच को गहरा नीला रंग मिलता है किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से। ठीक है,
चलें आगे, हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? याद रखिएगा, दूध में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। तो दूध में लैक्टिक एसिड होने की वजह से क्या होता है? ये खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक है? तो देखिए, ह्रास के लिए आई होप सो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। ऑप्शन है नाइट्रोस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का नाम यहाँ से स्टार्ट होता है, जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र, जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र, यहाँ तक है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए इसको, है ना। कि लेखक कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, है ना। अमीश त्रिपाठी, जावेश जीवेश नंदन, सुब्रा गुप्ता और अरविंद मंडलोई। आंसर होगा अरविंद मंडलोई। कौन है? अरविंद मंडलोई ने बुक लिखा है जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़रनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यानी कि किसके थ्रू जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा निकलता है? वो है आपका यूरिया। क्या है? यूरिया है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? मतलब दिखता तो वो सोने की तरह है, बट वो सोना है नहीं। किसको जाना जाता है? अच्छा, जो भी है वो आंसर मैं आपको बताता हूँ। याद रखिए, उसको क्यों जाना जाता है? कि उसके कलर की वजह से। उसका जो कलर है वो चमकदार हल्का लाइट पीला है ना, तो दैट इज वाई उसको क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड कहते हैं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका FeS2, जिसको हम लोग कहते हैं फेरस सल्फाइड। ठीक है, ये क्या है आपका? फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। और इसका जनरल जो आपका साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं पायराइट, फेरस पायराइट भी कह सकते हैं आप इसको, पायराइट कहा जाता है, जिसको कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? देखिए, कोई भी खाद्य श्रृंखला में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषी स्तर कहेंगे। पोषण स्तर कह लीजिए या पोषी स्तर कह लीजिए, आप पहले लेवल पे हैं कि दूसरे लेवल पे हैं कि तीसरे लेवल पे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, विशिष्ट स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो देखिए, जो थैलेसीमिया है ना, ये एक आनुवांशिक बीमारी है और ये जनरली किसको प्रभावित करेगी? ब्लड को करेगी। किसको? ब्लड से रिलेटेड होने वाला है जो आपका आनुवांशिकी जो ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, उसको हम लोग कहते हैं थैलेसीमिया। नेक्स्ट कह रहा है, असमान वेग लेकिन एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब होता है एक ही टाइम इंटरवल में जो आपका स्पीड है वो सेम गति से बढ़ रहा हो, है ना, के लिए जो चल रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए, विस्थापन तो नहीं होगा, त्वरण में हमेशा क्या चाहिए? वेग चाहिए, है ना। और विस्थापन के परिवर्तन के दौर को हम लोग चाल कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं। तो वेग के लिए नहीं, हम लोग को त्वरण के बारे में बोल रहा है। एक समान त्वरण के लिए क्या होगा? तो आपका कह रहा है वेग समय ग्राफ अरेखीय और वेग समय ग्राफ रेखीय। रेखीय का मतलब याद रखिएगा एक समान होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है एक समान त्वरण है आपके पास, यानी कि वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा, मतलब कांस्टेंट है। एक तरफ वेग कह लीजिए, एक तरफ समय कह लीजिए। समय में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। और वो एक समान है, मतलब ये एक समान ऐसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जल का वैद्युत अपघटन में क्या होता है? जल टूटता है। और जल का जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉम्पोजिशन क्या क्या है आपका, H2O है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल जब ये दो भाग में टूटेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये आपका, ध्वनि की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य लैम्डा और v के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि जब हम बात करेंगे चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो v बराबर दूरी क्या है आपका? दूरी, इसको बोलते हैं लैम्डा। और समय क्या है? तो याद रखिएगा, आवृत्ति टाइम इज इक्वल टू होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति n। तो ये आपका लैम्डा बाय टी होना चाहिए था, और टी के बदले हम लोग लिखेंगे 1 बाय एन। तो ये एन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी होगा क्या? v इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा। क्या होगा? v इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको एन लैम्डा नहीं दिख रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय लैम्डा। एन इज इक्वल टू होगा v बाय लैम्डा। कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आंसर नंबर डी। याद रखिएगा, अगर आपको बेसिक्स भी पता है, बेसिक्स यही है कि ध्वनि टी इज इक्वल टू होता है 1 बाय आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी 1 बाय एन। यहाँ एन दिया है, एन कंसीडर करेंगे। अब चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया लैम्डा, समय हो गया टी, टी का मतलब 1 बाय एन, ये ऊपर चला गया। तो आपका हो गया क्या? v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय लैम्डा। आंसर क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सुमिलित कीजिए, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, गड़ी के जड़त्व का सिद्धांत, सौर प्रणाली का हीलियो सेंटर और गुरुत्वाकर्षण। देखिए, जब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियतांक, तो ये तो आपका न्यूटन होगा, डी का डी यानी कि 4, ये डी है आपका। ठीक है, फिर बात कर ले हाइड्रोलिक का सिद्धांत किसने दिया है? हाइड्रोलिक का दिया है, ये प्रेशर से रिलेटेड है, पास्कल ने दिया होगा, ए हो गया। ठीक है, सौर प्रणाली का रिलेटेड किससे होगा? गैलीलियो से होगा, तो गैलीलियो नहीं होगा। सौर प्रणाली का रिलेटेड किससे? कॉपरनिकस है, सी हो गया। और जब बात करें जड़त्व का नियम, गैलीलियो दिए हैं, बी हो जाएगा, तो CBAD। देखिए, फर्स्ट टाइम जो इनको देखेंगे ना कि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया है, काफ़ी डाउट में आएंगे, लेकिन मैं आपको लिटरली बता दूं कि जब आप जैसे जैसे डेप्थ में चलते चले जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन उतना ही होता चला जाएगा। बट अभी फिलहाल याद रखिए कि गणित का जो जड़त्व का सिद्धांत है किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है, CBAD। ऑप्शन क्या होगा? CBAD हम लोग देख लेते हैं। CBAD का मतलब ये हो गया आपका पहला का, देखिए कौन सा हो गया आपका? थर्ड हो गया। ठीक है, C, B का मतलब 2, A का मतलब ये आंसर क्या होगा? B होगा। वापस से आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या है आपका? हाइड्रोलिक का सिद्धांत, तो कौन सा होगा आपका? पास्कल होगा। जड़त्व का सिद्धांत कौन सा होगा? गैलीलियो होगा। सौर प्रणाली का जो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत है वो कॉपरनिकस से दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? बी का है। जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन वापस से देखिए, ये मैचिंग वाला दिया हुआ है और इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ आपको कह रहा है क्या, अलग अलग देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे जो याद है, मुझे क्या है, प्रकाश वर्ष याद है। और प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इस पर 10⁻12 अगर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा आपका प्रकाश वर्ष, सी का 4। तो सी का 4 किसको दिख रहा है आपको, सी का 4 दो जगह दिख रहा है, इसमें और इसमें। तो हम लोग पहला, इसके बाद बात कर लेंगे इसकी पार्सेक की। याद रखिएगा 3 पॉइंट समथिंग 3.24 के आसपास जो होता है, 26 जो होता है वो होता है एक पार्सेक होता है। 3.261 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पार्सेक। यानी इसको जब 3.261 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी डी का सेकंड किसमें, डी का सेकंड आपको दिख रहा होगा बी वाले में है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। हालांकि आपको दिख रहा है बी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। और हम लोगों ने अभी बात किया था कि फर्स्ट का ये जो आपका लाइट ईयर है सी का, वो क्या 4 चाहिए। तो आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब दोनों का दोनों आंसर अभी फिलहाल कंसीडर कर सकते हैं कि सही हो सकता है। नेक्स्ट अब बात कर ले किसकी, एंगस्ट्रम की। तो एंगस्ट्रम फिर वापस से बहुत आसान है। एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। यानी बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट अब नजर आ रहा है आपका किसमें, यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता था कि 4 नंबर जो आपका पार्सेक है उसका वैल्यू 2 है, तो वैल्यू 2 है। अब हम लोग वैल्यू फाइनल समराइज कर लें, तो ये जो रहा पार्सेक, इसको हम लोगों ने लिखा 2, फिर ये लिखा एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का वैल्यू 10⁻−1, प्रकाश वर्ष इसका वैल्यू 9.46 और फर्मी का आ गया 3। अब आप ऑप्शन अगर देख लें तो आपको क्लियर कट दिखेगा ऑप्शन कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और चीज़ आउटपुट निकाल सकते हैं कि फर्मी बराबर 10⁻−15 होता है, और इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, एंगस्ट्रम 10⁻10, प्रकाश वर्ष इतना और पार्सेक कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से इसका निकाल सकते हैं। ऑप्शन क्या है, एल्युमिनियम, टीन, सीसा और यूरेनियम। तो कार्नेलाइट किसका है, यूरेनियम का अयस्क है। किसका है, यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, वो आपको बोल रहा है। तो याद रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात कर लें तो एसिटिक एसिड भी है और पामेटिक एसिड भी है। ये दोनों का दोनों क्या है आपका, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी दोनों होगा। नेक्स्ट है मम्स डैश के द्वारा होता है, तो मम्स वायरस से होता है, यानी ऑप्शन में देख लें विषाणु द्वारा उत्पन्न है। क्या है, मम्स क्या है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है जो कि गला से संबंधित है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से मिलान बोल रहा है आपको, सर्दी, फाइलेरिया, मलेरिया और आंत्रज्वर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें मलेरिया की। ठीक है, मलेरिया के बारे में क्या बात करेंगे, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से होता है। ये रहा आपका परजीवी प्रोटोजोआ। ठीक है, मादा एनाफिलीज से है, तो वो आपका क्या है, प्रोटोजोआ है। तो सी का 4 किस में नजर आ रहा है, सी का 4 ये 2 में नजर आ रहा है, मतलब ये या ये आंसर होगा। तो हम लोग पहला बात कर लें सर्दी। तो सर्दी जनरली किससे होता है, वायरस से होता है ना, जो कहते हैं ना कि हम लोग वायरल फीवर है। तो देखिए सर्दी किससे होगा, वायरस से होगा। तो थर्ड का फर्स्ट यानी बी, पहला का पहला यानी कि आपको नजर आ रहा है, आंसर क्या होगा, बी नंबर है। तो बी को मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट है ना, फिर बी का थर्ड यानी कि ये आ गया आपका फाइलेरिया आ गया, परजीवी कृमि से। सी का 4 तो मलेरिया किससे है, प्रोटोजोआ से। और आंत्रज्वर किससे है, बैक्टीरिया से। ठीक है, सर्दी में वायरल फीवर होता है, तो याद रखिएगा वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किसी किए जाने वाले एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सिंगल सेल्यूलर जीव कौन सा है। ऑप्शन में है यूलोथ्रिक्स है ना, ओडोगोनियम, साइरोगायरा और क्लोरेला। तो आई होप सो अगर जो लोग पहले से इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, पढ़ लिए होंगे, उनका आंसर आ गया होगा। क्लोरेला वो ऐसा सिंगल कोशिकीय जीव है, सवाल है बेसिकली, जिससे अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस कौन सा होगा। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम लोग पानी गिराएंगे तो जो उत्पन्न गैस है वो होगा आपका एसिटिलीन। कहाँ गया एसिटिलीन, ये रहा आंसर नंबर डी, एसिटिलीन। एसिटिलीन को कहते हैं C2H2 और फल पकाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एसिटिलीन का। तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaC2 होगा। और इसमें क्या H2O मिल रहा है, हमारा जल मिला रहा है। और आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C2H2 जिसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हाईलाइट्स यानी हेडलाइट्स लगे रहते हैं। आपने देखा होगा रोड पे व्हाइट और पीला कलर का हेडलाइट भी दिखता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि पीला कलर का हेडलाइट क्यों यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करते हैं फॉग को कम करने के लिए, कुहासे को कम करने के लिए। तो देखिए पीले रंग में कुहासे को भेद देता है और कोहरे भरी रात भरे में मार्ग क्या दिखेगा आपको, क्लियर विजिबल होगा। क्लियर, फॉग के लिए हम लोग पीला लाइट का भी हेडलाइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक कौन कौन सा है। तो जनरली जो सीमेंट हम लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं उसी को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। और उसमें कौन कौन सा यूज़ होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाइम होगा, सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा। क्या होगा, लाइम होगा, सिलिका होगा और एल्यूमिना होगा। इससे बनता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है। अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पेनक्रियाज में, पैराथायराइड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में और लीवर में। तो आंसर होगा क्या, पेनक्रियाज में। अग्नाशय में जो आपका इंसुलिन ग्रंथ है वो सेक्रेट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लें तो ये जो है इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये कहाँ होता है, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड सर में होता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकलेंगी। देखिए सबसे पहले तो अवतल लेंस बना लें हम लोग, ये आपका क्या होगा, अवतल लेंस होगा। और यहाँ पर पता है ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, उल्टा क्वेश्चन दिया है। ये ऐसे प्रकाश से टकराएगा और इसी से वापस हो जाएगा, और ये आपका ऐसे है। तो कह रहा है कि ये टकराने के बाद ऐसे सीधा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जो फर्स्ट हमारा सेट होता है उसमें हम लोग लाइन को ऐसे लाकर और टकराने के बाद ऊपर ले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा बोल रहा है। कह रहा है मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, यानी ऐसे जो आ रही है, इधर से जो आ रही है वो लगेगा मुख्य फोकस पे आ रहा है ना, वो जो है अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी, वो अपवर्तन के बाद ये देखिए बेस के पैरेलल निकल जाएगी, मुख्य फोकस के समांतर निकलेगी। तो आंसर क्वेश्चन कौन सा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के उल्टा पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व को बाद में जोड़ा गया है। मेंडलीव साहब ने क्या किया था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आवर्त सारणी इन्हीं को कंसिडर करते हैं। मेंडलीव साहब ने कुछ जो सारणी बनाए थे उसको कुछ को ब्लैंक रखा था और कुछ का नेमिंग किया था फ्यूचर के लिए। नेमिंग क्या था, नेमिंग था एका बोरॉन, ठीक है, और क्या था एका एल्यूमिनियम, और क्या था एका सिलिकॉन, यानी कि बोरॉन के नीचे जो है, सिलिकॉन के नीचे जो है और एल्यूमिनियम के नीचे जो है उसका नेमिंग किया था। जो बदल किस में गया, याद रखिएगा, एका बोरॉन बदला स्कैंडियम में जिसको एससी बोले, तो एससी चारों में नजर आ रहा है आपको। फिर एका एल्यूमिनियम बदला किसमें, गैलियम में जिसको जीए बोले, तो अब आपको गैलियम भी सब में नजर आ रहा है। सबसे लास्ट का एका सिलिकॉन, और एका सिलिकॉन बदला है जर्मेनियम में, और जर्मेनियम क्या हो गया, जीई हो गया। क्या हो गया, जीई, तो आंसर में एक जी बी नंबर में नजर आ रहा है। क्लियर। अब बात कर लें इन लोगों का एटॉमिक नंबर, तो स्कैंडियम का 21 है, ठीक है, गैलियम का 31 है और जर्मेनियम का 32 है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे ज्यादा किस में है, या ये कह लें कि प्रतिरोध सबसे कम किस में है। तो याद रखिएगा वो कौन सा है, वेरी गुड, आंसर आप लोग को पता है, आंसर क्या है, चांदी है। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत संवाहकता होती है या सबसे कम प्रतिरोध होता है। अच्छा, चांदी का एटॉमिक नंबर क्या है, याद रखिएगा चांदी का एटॉमिक नंबर 47 है। हम लोग बात कर लें ब्लॉक एसपीडीएफ का, थोड़ा सा और बेसिक जानकारी दे दूं। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6 हो सकता है, डी में आपका 14 हो सकता है, सॉरी 10 हो सकता है, और एफ में आपका 14 हो सकता है। आप क्या कीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। और अगर सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर पता है कि 47 है और एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं आप, तो ऐड किया 32 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। क्या आएगा, गोल्ड आएगा। मतलब पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो आएगा गोल्ड, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। क्या है, 79 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन की, और फिर बात करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन की। मैथ्स में है किन्हीं दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 और 18 है। देखिए आप मेंटली सोच सकते हैं, योग 11 है और 18 है मल्टीपल, तो 9 + 2 की बात कर लीजिए या 9 × 2 की बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमण का योग क्या होगा, यानी 1/9 + 1/2 का योग क्या होगा, तो योग तो वापस से वही हो जाएगा ना, 9 + 2 11, और एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 18। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो याद रखिएगा योग आपका ये पहला वाला, और आपका व्युत्क्रम में जो एलसीएम होगा वो आपका 18 होगा, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक संख्या का 1/3 उसकी क्रमानुयायी संख्या के 5वें भाग से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। देखिए आपको क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है, क्रमानुयायी का मतलब होगा आपका उसका अगला संख्या, है ना, उसी क्रम में अगला। अनुयायी का मतलब अगला, बहुत शुद्ध हिंदी दिया लेकिन समझना पड़ेगा। यानी आपका एक जो संख्या है उसका 1/3 जो है वो इसी संख्या का जो अगला नंबर है उसके 5वें भाग से 1 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगा। या तो आप इक्वेशन बनाइए या ऑप्शन से डील कर लीजिए। मान के चलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 9 ले लेते हैं, क्योंकि 5वां भाग बोल रहा है, मतलब 5 के आसपास अगला संख्या 10 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 9 ले लेते हैं। 9 का 1/3 क्या हो जाएगा आपका, 9 का 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब बात करें इसका अगला नंबर 10, तो 10 का 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 1 ज़्यादा है ना, देख रहे हैं आप। तो क्या बोल रहा है, उसके क्रमानुयायी संख्या के 5वें भाग से 1 अधिक है, मतलब ये जो 3 है वो 2 से 1 अधिक है, तो आंसर क्या होगा आपका 9 होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4% है, अगले 3 वर्ष में ब्याज दर 5% है, 5 वर्ष से अधिक के लिए 8% है, टोटल कितना दे रहा है, 7 वर्ष दे रहा है। तो इस 7 वर्ष में पहले 2 वर्ष के लिए क्या कह रहा है, 4% है। ठीक है, तो 4 दूनी कितना, 8% हो जाएगा। फिर कह रहा है अगले 3 वर्ष में ब्याज की दर 5% है, यानी अगले 3 वर्ष के लिए 5 दिया कितना, 15% हो गया। और फिर 5 वर्ष से अधिक के लिए 8% दे रहा है, तो 2 साल और तो 8 दूनी 16%। ऐड कर लेते हैं, 16 15 31 और 9 39, 39% बराबर टोटल आपको देखिए ब्याज दे रहा है कितना, 780। क्योंकि क्वेश्चन आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। 39% बराबर 780 है, तो 1% बराबर देखिए आ जाएगा 20, सीधा सीधा 2 का मल्टीपल है, तो 100% क्योंकि मूलधन पूछ रहा है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2000 होगा। मेरी बात समझिए आप, 2 वर्ष के लिए 4% का मतलब हर एक वर्ष 4% है, 2 वर्ष के लिए 8, 3 वर्ष के लिए 15, और क्योंकि टोटल 7 वर्ष है तो 2 और 3 5 वर्ष हो गया, 2 साल, और 2 साल 8% के हिसाब से 16, ऐड करेंगे 39%, और इसका टोटल ब्याज बता रहा है 780, तो 100% बराबर क्या, 2000। क्वेश्चन को देखना है और ढेर कर देना है। कह रहा है यदि जेड के 20% का 10% 50 है, तो देखिए जेड का 20% मतलब 1/5, 10% मतलब 1/10 कितना है, 50 है, तो 50 गुना 50 देखिए जेड का वैल्यू क्या हो गया, 2500 हो गया। ये रहा आंसर, मतलब लिखना भी नहीं है, देखना है और आंसर देना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि एक 8 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लोहे का ठोस बेलन पिघलाकर 3 ठोस गोले में बदला जाए तो प्रत्येक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बेलन कन्वर्ट होगा गोले में तो पहले आयतन बराबर होगा। आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 × 2, क्योंकि आधार की त्रिज्या क्या बता रहा है, 2 बता रहा है। एच का वैल्यू कितना, 8, और इसको किस में बदलना, 3 ठोस गोला में बदलना, 3 × 4/3 पाई आर क्यू। आपको पता होगा कि गोला का आयतन पाई आर क्यू होता है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू फिर अगेन क्या आ गया, 2 ही आ गया। आर का वैल्यू कितना आया, 2 ही आया। तो आपसे पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना पाई, और आर का वैल्यू फिर 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या, 4, तो 4 चौके 16 पाई आंसर होगा। एग्जाम में आपको एकदम डिट्टो इसी रफ्तार से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर एग्जाम क्लियर होगा। चलते हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत बेसिक। आपको पूछ रहा है इस बॉक्स में क्या आएगा, है ना, तो देखिए आप देख सकते हैं 4 का 10 है, 6 का 14 है, 8 का 13 है, तो इसका क्या होगा। तो हमने देखा इसको डबल करके +2 किया गया है, 4 दूनी 8 + 2 10, है ना, 8 दूनी 16 + 2 14, सॉरी 6 दूनी 12 + 2 14, 8 दूनी 16 + 2 18, तो 13 दूनी 26 + 2 क्या होगा, 28 होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ हमने देखा कि शायद कुछ मल्टीपल दिख रहा है। 9 8 72 में अगर 7 घटा दें तो 65 आ जाएगा, 6 5 30 में अगर 4 घटा दें तो 26 आ जाएगा, तो
39 में 3 जोड़ लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो 42, तो 42 किसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 छके 42 में 3 घटाया तो 39 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 7 होगा। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से अधिक है किंतु सी से कम है, इसका मतलब हो गया ए बी से अधिक है यानी बी नीचे होगा और सी से कम है सी यहाँ होगा। नेक्स्ट कह रहा है डी ई से कम है किंतु ए से अधिक है, डी जो है वो ई से कम है, डी ई से कम है मतलब ई ऊपर होगा, ए से अधिक है ए नीचे होगा। यदि सी डी से कम है, सी जो है वो डी से कम है, सी डी से कम है मतलब सी नीचे है, प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर इसी क्रम में, इस क्रम को यहाँ पे कर लें तो यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है, सी ए के बाद यहाँ आ गया बी। अब आपको कह रहा है कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, ई प्राप्त करेगा। क्या होगा, सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करेगा, ई प्राप्त करेगा। दो सीक्वेंस बनाया, दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो देखिए आप भी बहुत ध्यान से, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो सबसे पहले एफ ई ए में आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है, क्योंकि एफ ई के बाद एन है, ई है और एम है, एम के बाद एन, यानी ये सबसे लास्ट में होगा, ये वन सबसे लास्ट में होगा, यहाँ नजर आ रहा है। सबसे पहला कौन सा होगा, एफ ई ए टी के बाद एच आएगा या यू आएगा, है ना, आप ऐसे देख लीजिए। तो एफ ई ए के बाद टी एच आएगा मतलब 2, आंसर क्या होगा, आंसर सेकंड नंबर होगा। यानी सबसे पहले ये फिदर आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, फिर अगला थर्ड नंबर आएगा, थर्ड कहाँ गया, ये आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, थर्ड ये रहा, उसके बाद फिफ्थ आएगा, फिर वन आएगा। अच्छा मैंने सबसे लास्ट कैसे तय किया वो समझिए, एफ ई एन, एफ ई ई और एफ ई एम। तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है, एफ ई एन आता है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। और सबसे पहले ये दोनों में एफ ई ए में टी भी सेम है, एच आएगा या यू आएगा, तो एच आएगा, तो पहला ये है, लास्ट ये है, आंसर थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि डिवाइड, ए डिवाइड को दर्शाता है ना, ए जो है वो क्या है आपका डिवाइड है, यहाँ मैं डिवाइड लिख देता हूँ। बी प्लस को दर्शाता है, बी कहाँ है, यहाँ प्लस है, बी प्लस है, ठीक है। सी क्या है, माइनस है, सी माइनस है, और डी क्या है, डी आपका क्या है, इंटू है, तो डी इंटू है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 4 चौके 16 आ जाएगा, 16 में 9 ऐड कर लेंगे, 16 9 25 आएगा, और 25 में 8 घटा लेंगे, 25 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 17 आ जाएगा। क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया, यहीं पर स्क्रीन में माइंड में देख लिया कि डिवाइड है तो इससे इसको घटाया तो 6 चौके 24 4 आ गया, फिर डी का वैल्यू मल्टीप्लाई था तो 4 चौके 16 ये आ गया, फिर बी का वैल्यू प्लस था तो 16 प्लस 9 क्या हो गया, 25 हो गया, और फिर माइनस में क्या है 8 है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो गया आपका 17 नंबर आंसर हो गया, आंसर नंबर डी आपका क्या हो गया, सही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, मान के चलते हैं। क्या कह रहा है, घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा किस किस डेट को हुआ, तो हम लोग आज फाइनली उसको मेंशन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची का जो अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा कराची का अधिवेशन हुआ था 29 मार्च को। कब हुआ था, 29 मार्च को हुआ था, ठीक है। 1931 है तो 31 में होगा। जब बात करें राजगुरु की फांसी, तो आप लोग को पता है राजगुरु भगत सिंह, इन तीनों को जो है फांसी कब लगी थी, 23 मार्च को, 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च। और गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 5 मार्च को। तो देखिए अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले 5 मार्च की घटना हुई है 3, फिर फांसी दिया गया 23 मार्च, और फिर आपका क्या है 29 मार्च कराची अधिवेशन। आपको पता है कि कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। चलें, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। मतलब आपसे कह रहा है कि जो हम लोग कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें जो कितने प्रकार के तत्व हैं, यानी कि कितने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या क्या मुख्य जरूरी है सामाजिक कार्यक्रम विकास के लिए, विकास कार्यक्रम के लिए, समुदाय के लिए। तो याद रखिएगा, पहले तो आंसर देख लें, आंसर क्या होगा इसका 5 होगा। 5 तत्व हैं, कौन कौन से, तो पहला है भौतिक, भौतिक विकास बहुत ज़रूरी है, फिर आ गया वित्तीय, वित्तीय का मतलब पैसा से रिलेटेड, फिर मानवीय, मानवीय का मतलब व्यवहार की बात कर रहे हैं, फिर सामाजिक, पूरा का पूरा समाज का क्या आपका बिहेवियर है, और लास्ट में आता है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरणीय। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक्सप्लोर करता है ना, उसको विकास करता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका आंसर क्या था, कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, 5 प्रकार के तत्वों को, भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो देखिए ये वापस से एक रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसमें हम लोग जानते हैं कि ग्राम सभा उन सभी व्यक्तियों को कहते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, और वोटर लिस्ट में नाम तभी होगा जब उनका एज कितना हो गया हो, 18 साल। तो याद रखिएगा, जिन्होंने 18 साल की आयु पूरी कर ली हो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो जब बात पंचायत की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास आता है आर्टिकल 40, लेकिन आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी है, काफ़ी लोग दिमाग लगा के इसको टिक मार देंगे, यानी भाग 4 कर देंगे। उसमें प्रावधान नहीं बताया गया, उसमें सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया। प्रावधान का मतलब कंप्लीट डिटेल होता है। तो डिटेल कौन सा है आपका, वो डिटेल है आपका भाग 9A में। बहुत ध्यान से देखिए कहाँ है, भाग 9A में जो है वो क्या है, पंचायतों के लिए प्रावधान के बारे में बताया गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। यानी ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए कोई एजुकेशनल जो है एक पैरामीटर सेट किया है कि हाँ एटलीस्ट 10th चाहिए या ग्रेजुएट चाहिए, ऐसा कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा ऐसा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। इसने क्या किया है, इसने अपने यहाँ जो आपका पंचायती राज में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या किया है, पैरामीटर रख दिया है कि न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है।
जब हम बात करेंगे जिला परिषद के लिए, तो जिला परिषद या पंचायत समिति के लिए कम से कम क्या किया है, 10th का पास होना अनिवार्य है। और सरपंच के लिए क्या बोला इसने, राजस्थान ने, सरपंच ने ये नियम बनाया है कि सरपंच के लिए 8वां पास होना मैंडेटरी है। ऐसे ही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलें आगे। नेक्स्ट, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सल्तनत काल होता कौन सा है? तो याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की भी बात कर लेते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 आपके पास डायनेस्टी था, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये पूरा का पूरा जो पाँचों का पाँचों डायनेस्टी है, ये सब मिल करके आ गया सल्तनत काल बना है। ठीक है, तो सल्तनत काल यानी मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन कह लीजिए इतिहास भारत का। तो उसमें कह रहा है कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो याद रखिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो क्या आंसर होगा, पारसी जो है वो आपका क्या है, पर्शियन आपका है, राजभाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी? देखिए, सिजदा एवं पाइबोस ये था आपका, पाइबोस, सिजदा और पाइबोस एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, आपको जो राजा होते थे उनके सामने आपको घुटने के बल पे चल के जाना होता था, उनके पैरों को चूमना होता था, ये अनिवार्य कर दिया था किसने? तो देखिए ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बलबन। किसने? बलबन। तो याद रखिएगा, बलबन ने सिजदा और पाइबोस नीति की शुरुआत की, है ना। और साथ ही साथ जब आप थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे तो पता चलेगा बलबन ने चहलगानी को खत्म किया। चहलगानी कौन था? इल्तुतमिश के 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, उसको नष्ट कर दिया था, ये भी कौन? बलबन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का 2 अधिवेशन बहुत फेमस है, 1938 और 1939 का। 38 जो हुआ था कहाँ? हरिपुरा में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। फिर एक त्रिपुरी में हुआ था, वहाँ के लिए भी ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, अध्यक्ष चुन लिए गए थे, बट उन्होंने रिजाइन मार के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था कब? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? देखिए, वापस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं? उपभू। और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि इसका स्पेलिंग होगा पेरिगी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेरिगी। और याद रखिएगा, जब सबसे दूर होगा, क्या होगा? दूर होगा, तो उसको बोलते हैं एपोगी। ठीक है, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। अम्ब्रा और ये जो पेनुम्ब्रा है ना, छाया और प्रछाया है, ये जब आपका ग्रहण लगता है उस टाइम यूज़ होता है ये वर्ड। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि सबसे नज़दीक वाला सिचुएशन क्या होगा? पेरिगी होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक को बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, है ना, BIMS, मैं लिख देता हूँ BIMSTEC। ठीक है, बी से क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और बिम्स्टेक का सदस्य की बात कर लें तो टोटल बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। कितने? 7 सदस्य हैं। ठीक है, अब बात कर लें वापस से कि कौन नहीं है इसमें से, सॉरी, आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। भारत के चारों तरफ जो आपका बॉर्डर टचिंग एरिया है उसको ले लें, उसमें एक आप क्या करें, पाकिस्तान को हटा दें और थाईलैंड को ऐड कर लें, तो वो आपका क्या हो गया? बिम्स्टेक हो गया। जैसे अगर पाकिस्तान को हटाकर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान और चीन को भी हटा दीजिए, आप इन दोनों को बात करें तो हमारे पास बच गया बांग्लादेश पहला, फिर आ गया भूटान, ठीक है, BHUTAN कर लेता हूँ, भूटान दूसरा, इंडिया खुद इसमें एक शामिल है, इंडिया, फिर कौन है? नेपाल, ठीक है, फिर है आपका श्रीलंका SRI, ठीक है, फिर म्यांमार है MYN, और एक और है कौन? थाईलैंड। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं आपके किसमें? बिम्स्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में यानी 21 सितंबर को, वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपसे पूछ रहा सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो याद रखिएगा, हम लोगों ने ये लास्ट सेट में भी पढ़ा था, ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। कब? 1944 में इन दोनों का स्थापना का बात है। और याद रखिएगा, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? HQ कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अक्षांश का तात्पर्य है। तो देखिए, अक्षांश किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं, पहले तो ये जान लीजिए आप। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में वापस से बनाना होगा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में जो आपका लाइन वाई एक्सिस के थ्रू है, ये वाला, ठीक है, ये जो आपको रेड रेड लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे, ऊपर से जो भी लाइनें क्रॉस हो रही हैं वाई एक्सिस के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर, ठीक है। और अब बात कर लें हम लोग किसकी? अक्षांश की, ठीक है। तो अक्षांश कैसी लाइन है? तो देखिए, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके पैरेलल, लगभग पैरेलल कह लीजिए, हालांकि पैरेलल होता नहीं है, इसके पैरेलल में जो ऐसी लाइनें जा रही हैं आपकी, ये है आपकी कैसी रेखाएं हैं?
इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी कि एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पे जो भी रेखा है उसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे, और वाई एक्स पे जो भी है उसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। अक्षांश का क्या तात्पर्य है, पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह का कोणीय दूरी, सूर्य की किरण का पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का यामोत्तर और ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको परमानेंट अब आपको याद हो जाना चाहिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कैसे? तो देखिए मैंने आपको लास्ट 2-3-4 सेट पहले भी बताया था कि टोटल पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में 2 ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है। उल्टा बोले तो पूरब से पश्चिम घूमता है। वो कौन कौन सा है आपका, शुक्र है और अरुण है। और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो कैसे घूमेंगे, पश्चिम से पूरब घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो ये भी मैंने शायद लास्ट सेट में आपको बताया है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। कहाँ का, जर्मनी का। जर्मनी मतलब बोले तो हिटलर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? वेरी गुड। ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को मेरे हिसाब से कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देना चाहिए। कांग्रेस पूर्ण स्वराज कब मांगा था? इसका ऑप्शन ए बी सी डी आप देख लीजिए, आंसर दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, अब ऑप्शन में आगे क्या दे रहा है कि नियुक्ति होती है, का चयन होता है, का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। तो देखिए डायरेक्ट निर्वाचन तो नहीं होता है और मनोनयन भी नहीं होते हैं। तो अब बच गया आपका नियुक्ति और चयन। तो याद रखिएगा नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति करवाता कौन है? तो प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति कराते हैं नियुक्ति। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है? जनता शिक्षित हो, जरूरी है। नागरिक स्वतंत्र फील करे, ये भी जरूरी है। आर्थिक समानता भी हो, यानी कि इक्वालिटी हो। ये तीनों के तीनों चाहिए आपके, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, और किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा लिखा गया बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। वापस से आपसे बोल रहा है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जो भारत वाला है, टाइम जोन वाला, भारत वाला कहाँ होगा? 82.5 से पूछ रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरता। याद रखिएगा टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। ऊपर से नीचे चलें तो ऊपर से यूपी से गुजरता है, तो आंसर गलत होगा। फिर मध्य प्रदेश भी है, फिर आपका छत्तीसगढ़ भी है, फिर उड़ीसा भी है, और आंध्र प्रदेश भी है। तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्योंकि एकदम लेफ्ट में आ जाता है ना, तो सीधा सीधा ऑप्शन में देखेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। मैंने तो बस समझाया आपको किससे किससे जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? यानी सबसे कम वर्षा निम्न में से किस स्थान पे होती है? जैसे लोग ऑप्शन देखेंगे उनको लगेगा यार राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती होगी, कोई एक मार देते हैं आंसर। लेकिन याद रखिएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में सबसे कम बारिश होगी, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, बर्फ ही बर्फ है। नेक्स्ट, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? आई होप सो जितने लोग प्रॉपर बिहार के हैं उनको तो ये पता होगा कि प्राचीन वैशाली आज के डेट में क्या हो चुका है? हाजीपुर कहलाता है ना, हाजीपुर का मार्केट भी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पटना स्थित सदाकत आश्रम क्या स्थापना किसने की? ऑप्शन है मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, शशिकांत सिन्हा। तो स्थापना किया है मजरुल हक ने। किसने किया है? मजरुल हक ने स्थापना किया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए बिहार में NTPC है मुख्य ऊर्जा का स्रोत, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसको क्या कहते हैं, जब थर्मल की बात हो गई तो तापीय हो गया, तो ताप विद्युत हो गया। पहला ऑप्शन सही है। जल विद्युत तो वहाँ जहाँ जलप्रपात वगैरह हो वहाँ होता है। आणविक यानी एटॉमिक होता है, ये तो बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। तो ताप विद्युत जो है वो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया है? यानी जो ऑनलाइन आपका जो भी आपका शिकायत है, जो भी कंप्लेन है, ग्रीवांस है, उसको निपटाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है 27 जनवरी 2023 को? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजेश कुमार समिति। कौन सा? राजेश कुमार समिति का गठन किया है, जो भी आपका ऑनलाइन शिकायत है इंटरनेट से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है। देखिए बहुत अच्छा से समझ जाइए, मृदा संरक्षण का मतलब मिट्टी के कटाव को रोकना, है ना। ऑप्शन है, बांध मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल नहीं। मृदा वातातीत होता है, बिल्कुल नहीं। मृदा अपरदन होता है, ये तो होता नहीं है, जब अपरदन को ही रोकना है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास, है ना, जो इनिशियल जो विकास है उस भूभाग में होता है जिसमें, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का मिट्टी है, और ये किस तरह के भूभाग में पाया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरोसा का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अवसादी सेल का मतलब होता है आपका
एक तो आप सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक मतलब हो गया आपका कि एक लेयर वाइज लेयर बैठ जाता है, जैसे समुद्र के तली में बैठता है तब जाकर वो एक चट्टान बनता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या कह रहा है ऑप्शन में, ये वे सेलें हैं जिनका संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें क्रिस्टलीकृत हैं, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। देखिए मैंने आपको बताया लेयर बाय लेयर बैठता है फाइनली। अब शादी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये क्या होता है, लेयर बाय लेयर जब बैठेगा तब जाकर ये फाइनली कोई पत्थर में कन्वर्ट होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रायः फास्ट फूड वसा और डैश से भरपूर होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, फैट के अलावा और क्या चाहिए, पोषक तत्व तो फास्ट फूड में बिल्कुल नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, आयरन नहीं होता है। तो फास्ट फूड का मतलब समझिए क्या है, अपूरित कैलोरी है। क्या है, अपूरित कैलोरी होगा किसमें, फास्ट फूड में। फैट के अलावा अपूरित कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब तट रेखा की बात करेंगे तो जो आपका समुद्र से किनारे किनारे लगा हुआ, और हम लोगों ने 1-2 सेट पहले 7500 किलोमीटर भी पढ़ा है। तो 7500 किलोमीटर किसके लिए पढ़ा होगा, 7500 किलोमीटर पढ़ा होगा तट रेखा टोटल। टोटल का मतलब याद रखिएगा, मैंने बताया था आइलैंड्स वगैरह को मिला के जितना भी आपका आइलैंड, उन सबको मिलाकर जो है फाइनली हमारा 7500 किलोमीटर था। लेकिन जब हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आइलैंड को छोड़ दीजिए, सीधा सीधा ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ, फिर कुछ थोड़ा सा गुजरात का भी है ना, ये वाला एरिया, और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल के बाद बस खत्म कहानी। तो ये वाला जो टोटल आपका एरिया है, इसको इसके एरिया का टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, 6100 किलोमीटर होगा। कितना है, 6100 किलोमीटर होगा। और जब बात करेंगे पूरा द्वीप, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार होता है इंडिया में, है ना, तो इन सबको मिलाकर टोटल 7516 किलोमीटर की लंबाई होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भी मुख्य भूमि का तट रेखा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर माना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल उसको कहते हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सीधा सीधा वो बिक जाता है। तो गन्ना हम लोग सीधा सीधा खेत से उठाकर बेच सकते हैं, कपास भी बेच सकते हैं, जूट भी बेच सकते हैं। गेहूं जो है वो आपका क्या है, नकदी फसल नहीं आता है, कैश क्रॉप नहीं है गेहूं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फिनलैंड की संसद को संसद ही कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, फिनलैंड की संसद को संसद कहा जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जब बात कर लेते हैं हम लोग सीनेट, तो सीनेट का भी नाम आपने शायद सुना हो। कांग्रेस का तो आप जानते हैं, कांग्रेस यूएसए का है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ये उर्वरक संयंत्र लगा था का मतलब पास्ट की बात हो रही है, प्लस उर्वरक संयंत्र का मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए जो पहला कारखाना था वो कहाँ लगा था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आंसर नंबर बी, ये जो सिंदरी जगह है ये है कहाँ, तो याद रखिएगा ये कारखाना, भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना 1951 में बना है, 1951 में बना है। क्लियर, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्या वजह है। तो देखिए सबसे पहले बादलों वाली रात की बात कर लेते हैं। ज़्यादा जब उमस रहता है तो अर्थ का जो सरफेस है वो विकिरण नहीं कर पाता है हीट को, अगर बादल रहा तो, और बादल नहीं है, क्लियर स्काई है, तो अर्थ क्या करेगा, रेडिएट कर पाएगा। ये जो विकिरण है इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो यानी कि याद रखिए, आपको कह रहा है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा ज़्यादा ठंड होती है। इसका वजह क्या है, इसका वजह है विकिरण के कारण। मैंने अभी बताया अर्थ पूरे दिन हीट को एब्जॉर्व करता है और पूरे रात कह सकते हैं छोड़ता है, रिलीज़ करता है। तो अगर बादल है तो वो गर्मी पूरी तरह से हमारा अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वो है आपका गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मध्याह्न का मतलब दोपहर में, तो यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मतलब वही हो गया ऑलमोस्ट, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मतलब हो गया इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के आसपास जो दिन का समय होता है, जैसे दोपहर होता है गर्मी बढ़ती है, तो गरज के साथ क्या होता है, वर्षा होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो देखिए आपको पूछ रहा है कि किसके द्वारा अपनाया गया था, सब में द्वारा लगा हुआ है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका, संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, है ना। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण पूरा का पूरा प्रियम्बल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है, 37 कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 होगा। वेरी गुड, इसी तरह से आप लोग का आंसर आते रहना चाहिए। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, लाइव देख रहे हैं अगर सुबह सुबह मॉर्निंग 8 o'clock, तो आप इसका आंसर लाइव चैट में भी जाकर दे सकते हैं, वहाँ काफ़ी लोगों का आंसर हर दिन आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जो आप न्याय कर चुके हैं उसके बारे में दोबारा वेरीफाई करना कि वो सही हुआ था या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, यानी कि दोबारा इसके विषय में सोच सकता है, जो अपना ही निर्णय दिया उसके विषय में। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य
पर आधारित है कि, यानी कि डेमोक्रेसी भारत का कैसा है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये रहा आपका आंसर है। ये ओरिजिनल डेमोक्रेसी का रूप है ना, जहां बात कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलें आगे, आपका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से पड़ती है मतलब किस युग में पड़ती है, यानी किस युग की है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है, मतलब ऐतिहासिक में भी कैसा, पुराना, है ना, आदि का मतलब शुरुआती वाला, तो शुरुआती जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआती होती है कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, कौन है आंसर, ऑप्शन देखिए, भारत, अमेरिका, चीन और रूस, तो आंसर होगा चीन। चाइना ने 12 जुलाई को मीथेन ईंधन से एक रॉकेट लॉन्च किया है, मीथेन ईंधन का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक या वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं, मतलब आपसे पूछ रहा कि कौन सा ऐसा शासन वंश था, कौन सा ऐसा शासक था या वंश था जिसने अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दिया है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा गुप्ता डायनेस्टी। किसको कहते हैं, गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, सबसे पहले समझिए कि खालसा भूमि बोले किसको, तो जो सैनिकों को दिया गया भूमि है उसको खालसा भूमि कहते हैं। सैनिक अगर जो आपके लिए जान निछावर कर रहे हैं तो उनके फैमिली को रहने के लिए जो ज़मीन दी जाती थी उसको खालसा भूमि कहते थे, और ऐसी भूमि सबसे ज़्यादा किसके काल में विकसित हुई हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सल्तनत काल के सिक्के कौन कौन से, अब 3 तरह के सिक्के, टंका, ससगनी और जीतल, किन किन धातुओं के बने होते थे, तो याद रखिएगा ये जो ससगनी और टंका है ये तो चांदी का बनाता था, और जो जीतल है तो है, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका तांबा का। तो आंसर पहला कौन सा, चांदी चांदी तांबा, पहला ऑप्शन है। दिख रहा है आपको, जो टंका है और जो ससगनी है ये चांदी का बना रहता था, और जो जीतल है वो तांबे का बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए बाबर ने एक युद्ध प्रणाली लाई थी, है ना, उस युद्ध प्रणाली का नाम क्या था, उस युद्ध प्रणाली का नाम था तुगलक लामा पद्धति, तुगलामा पद्धति। क्लियर, क्या नाम था, तुगलामा पद्धति था। इसी पद्धति से उसने कई सारे क्या बोलते हैं युद्ध जीते बैक टू बैक। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल सीटों पर कितने सीटों पर महिला के लिए आरक्षण हो गया, देखिए 33% सीट का मतलब हो गया लगभग 1/3। ठीक है, और हम लोग को पता है कि पूरे समय ये आपका जो संसद है उसमें 543 लोग हैं आपके जनरल, और 2 आपका एंग्लो इंडियन है जो अब खत्म हो जाता है, लेकिन 2 अभी है तो अभी उसकी बात करते हैं। तो इसका 1/3 की बात कर लें तो 18 3 54 और 1, यानी आंसर क्या होगा, लोकसभा में टोटल फीमेल के लिए कितना आरक्षित सीट है, वो है 181, कितना है 181 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन, ये देखिए यूएस ओपन जो है वो आपका क्या है, किसी भी साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। तो कह रहा है यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ की राशि इनाम में जीती है, याद रखिएगा सबसे पहले कोई भी ग्रैंड स्लैम आप जीतेंगे तो आपको 25 करोड़ की राशि मिलती है। ठीक है, ये आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अब फाइनली कह रहा है कि यूएस ओपन 2023 में जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता, तो याद रखिएगा वो किसने जीता है, कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है, कोको गॉफ ने जीता है। क्लियर हो गया, और किसको हराया, तो याद रखिएगा हराया है सबालेंका को। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित नहीं किया गया है, तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है, वज्रपरा ये अमेरिका के बीच में होता है, अभ्यास तर्कस ये भी क्या है, अमेरिका और भारत के बीच में होता है, इंद्रधनुषी अभ्यास ये देखिए ये जो आपका अभ्यास है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगला ट्राइगल ट्रम्प है, ये भी अमेरिका के साथ होता है, तो आंसर क्या होगा, इंद्रधनुष अभ्यास ये किसके साथ होता है, ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, क्या कह रहा है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, किसने किसने, राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान ने, है ना, आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया, ऑप्शन देख लें तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट आंसर स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया, तो याद रखिएगा WHO की बात कर रहा है, WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त किया है, वो कौन सा है आपका, वो होगा अफ्रीका। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका अफ्रीका क्या है,
अफ्रीका को WHO ने पोलियो वायरस से फ्री घोषित किया है। और अफ्रीका का जो लास्ट कंट्री है उसका कंट्री का क्या नाम था? नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री को पोलियो फ्री करने के साथ ही पूरा का पूरा जो अफ्रीकी महादेश है वो पोलियो फ्री हो गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ मैंने बताया था वर्तिकाग्र, वर्तिका या वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इससे आपका क्या होता है? केसर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? तो जब आप फिजिकल, पेशीय क्रिया का मतलब कोई फिजिकल काम करते हैं तो जो थकान होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, है ना? किसकी वजह से? 52 का आंसर डी है, वो है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी का वैल्यू इतना है, तो द्रव्यमान क्या होगा? याद रखिएगा, द्रव्यमान जब 9.8 यानी जी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तब जाकर द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान में जी नहीं होता है, तो 9.8 को जब 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1 होगा, तो 1 kg आंसर होगा, तो 1 kg आपका आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हो, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए। ध्यान रखिएगा, एक आपका टेबल है ना, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक बुक रखी हुई है। आपको क्या कह रहा है कि यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रियाबल मान लिया, गुरुत्वाकर्षण देखिए नीचे की ओर खींच रहा है, अगर इसको ही हम लोग क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया क्या होगा? वो जब नीचे की ओर खींच रहा है, जी को हम लोग माने, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर की ओर धक्का लगाना, जो टेबल लगा रहा होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, क्या होगा? तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, मतलब क्या होगा? तो याद रखिएगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, देखिए जब तेल पानी पर तैरेगा तो पानी क्या आपको फैला फैला नजर आएगा, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। तो देखिए अवतल दर्पण बोल रहा है, तो अवतल दर्पण ये हो गया आपका, है ना? और इस अवतल दर्पण का जो फोकल दूरी है वो कितना बता रहा है? 15 सेंटीमीटर बता रहा है, और वस्तु को रख रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जब भी वस्तु फोकस से आगे बढ़ेगा तो इमेज जो है वो आभासी रूप में यहाँ पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, और सीधा बनेगा। यानी सीधा और आवर्धित, आवर्धित जैसे सीधा हो गया समझिए आभासी बन रहा है, तो आभासी कह लीजिए, सीधा कह लीजिए, आवर्धित कह लीजिए, दर्पण के पीछे कह लीजिए, सब इसी सिचुएशन के लिए है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन क्या है आपका? आभासी और आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैग्नीशियम का संगठन क्या है? तो मैग्नीशियम देखिए एक तरह का क्या है? कंपाउंड है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम कहते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को। तो देखिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम यहाँ से लिया है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का लास्ट का लियम लिया है, दोनों मिलकर क्या बन गया? मैग्नीशियम। और ये आपका पहला है, 96% एल्युमिनियम होता है और 4% मैग्नीशियम होता है, दोनों को मिलाकर मैग्नीशियम बना है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है 58 कारण निम्न से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है का मतलब आपसे पूछ रहा है मिक्सचर नहीं है, सीधा सीधा। तो देखिए वायु है, दूध है और सीमेंट है, आंसर क्या होगा? पारा। Hg क्या है? एक मिक्सचर नहीं है, वो अपने आप में एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस फिगर को, बेसिकली ये फिगर जो है वो सेल डिवीजन को दर्शाता है। किसको? सेल डिवीजन को। और आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो है सेल डिवीजन का कौन सा फेज है ना? देखिए इस पेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका तर्करूपी दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेट कहते हैं। आपको डिफरेंट 5 फेजेस को भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, और फिर आप लोग डिसाइड करेंगे इसका क्या आंसर है। आंसर मेटाफेज है, टेलोफेज है, एनाफेज है या उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग चलते हैं इसके 5 फेज को देख लेते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट फेजेस नजर आ रहे हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन जैसे हमारा शरीर का विकास होता है, वो एक सेल 2 में बदलेगा, 2 4 में बदलेगा, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो आपको दिख रहा है ये आपका एक ऐसा से पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये इंटरफेज है। ये एक ऐसा समय है जहाँ ये जो आपका क्रोमेटिन नेट है इसका क्या होता है? इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होना स्टार्ट होता है। फिर अगला आता है आपका प्रोफेज। इसका इमेज आप देख सकते हैं, इसमें क्रोमेटिन नेट अलग अलग थोड़ा बिहेव करता है। ये जो आपको दिख रहा है आपका क्या न्यूक्लियोलस है, ये 2 हो चुका है, देखिए ये आपका प्रोफेज है। थर्ड क्या होता है? मेटाफेज, जिसमें जो क्रोमेटिन नेट है वो बिल्कुल, ये देखिए ये जो आपका देशांतर वाला लाइन था इस वाले में अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट आता है एनाफेज। यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिए, इस वाले का जो आपका न्यूक्लियोलस है इसका अलग है और इस वाले न्यूक्लियस का अलग आपका क्रोमेटिन नेट नजर आ रहा है। और सबसे लास्ट आता है टीलोफेज। इस फेज में आपको 2 सेपरेट अलग अलग शेल नजर आ रहे होंगे। तो यही आपका 5 फेज है। उस 5 फेज को मैंने आपको दिखा दिया। डिटेल स्टडी हम कभी नियर फ्यूचर करेंगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। तो आपने जो फिगर देखा वो ऑलमोस्ट कैसा दिख रहा है? वो ऐसा दिख रहा है। तो ये कौन सा फेज होगा? एना फेज होगा, चौथे नंबर का फेज होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आपने देखा उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा आपका एना फेज, जिसमें आपको ये 2 अलग अलग क्रोमेटिन नेट के आसपास का सारा जो मटेरियल है वो आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, 2 अलग अलग न्यूक्लियस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान थे। यानी आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका कुछ लक्षण जो है वो रेप्टाइल के इक्वल था। वो कौन सा पक्षी है आपका? वो आपका पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका कुछ ऐसे लक्षण हैं, यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेप्टाइल्स की तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है?
अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते हैं ना, अधिक से कम की ओर जाना है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों नजर आ रहा है। गामा के बाद बीटा का होगा, बीटा के बाद अल्फा का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है। रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ये भी सही है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये गलत है। द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग होता है। तो असत्य आपसे पूछा था, तो असत्य क्या होगा, सी नंबर असत्य होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, ये क्या है, तो याद रखिएगा रिक्तिया, जो सेंट्रियोल कहते हैं फाइनली, ये क्या है आपका केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, सेंट्रियोल जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब क्या क्या बचा है आपके पास, तो देखिए आपके पास बचा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, ये आपका कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। केंद्रिका जो होता है वो भी केंद्रक में होता है, और जिन भी कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। तो ये जो आपके पास वैक्यूल जिसको कहते हैं, वैक्यूम से वैक्यूल बना है, रिक्तिका, ये आपका केंद्रक में नहीं होता है। जब हम लोग सेल का पिक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इकोसिस्टम, हमारे आसपास का जो इकोसिस्टम है ये बेसिकली दो चीज़ों से बना है, एक को बोले जैव और एक को बोले अजैव। जैव का मतलब जो जीवित है, अजैव का मतलब जो जीवित नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। तो देखिए फूल खुलता है और बंद हो जाता है, इस गति को हम लोग कहते हैं अनुकुंचन। क्या कहते हैं, अनुकुंचन कह सकते हैं आप लोग, अनुकुंचन लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्ण अंधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, यानी आपको कह रहा है कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो याद रखिएगा उसके पीछे का रीज़न है कि पुरुष में केवल एक्स क्रोमोजोम होती है, इसी की वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस मेल के पास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, अल्कीन्स के सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट, संतृप्त और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। असंतृप्त, सैचुरेटेड में अल्केन था जिसका फॉर्मूला था HCN H2N+2। अनसैचुरेटेड दो पार्ट में है ना, डबल बॉन्ड अलग, ट्रिपल बॉन्ड अलग। डबल बॉन्ड को हम लोग बोले अल्कीन, है ना, तो अल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, डबल सीधा। और अल्काइन अगर पूछता तो CnH2n-2 हो जाता। तो आपसे पूछ रहा अल्कीन्स का फॉर्मूला, तो CnH2n कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कैसा होता है। तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, भारी पानी कहते हैं, भारी जल कहते हैं। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले सकता है, यानी कि समस्थानिक ले सकता है। तो ये आपका क्या है, भारी जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी दे दें कि जो एक आपका नवयुवक है उसके शरीर में टोटल नंबर ऑफ हड्डियाँ कितनी होंगी। आंसर क्या है, आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा नील्स बोर की बात कर रहा है ये, उसके कक्षा में जो कोणीय संवेग है L इज इक्वल टू होता है NH/2π। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका ये NH/2π। ये ध्यान में रखेंगे, नील्स बोर के कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन कर देता है। आपने शायद लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब जिंक को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बाहर कौन सी गैस आती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक को हम लोग हाइड्रो जो आपका H2SO4 है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन कौन कर देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या, H2SO4। देखिए जब जिंक की बात कर लें और H2SO4 की बात कर लें तो रिएक्शन क्या होता है, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर, ऐनक का मतलब जो आपका चश्मा है, +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होता है। याद रखिएगा फोकस दूरी इज इक्वल टू होता है, या बोलिए कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, वो भी मीटर में। तो मीटर का मतलब ऊपर 100 लगा देते हैं जब ये सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ से f इज इक्वल टू हो जाएगा 100/p, है ना। तो 100/p पावर कितना है, +2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स जिसमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है। तो देखिए क्लोरोफिल का कलर आपसे पूछ रहा है, हम लोग सभी को पता है क्लोरोफिल का कलर क्या है, ग्रीन होता है ना। ग्रीन यानी कि हरा रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्टिड में अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या बन रहा है। तो CaOCl का होल Cl, ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है। आपसे पूछ रहा है सूत्र CaOCl क्या है, याद रखेंगे ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन कहाँ होता है, अंडा द्वारा, किडनी द्वारा, वृषण द्वारा या पीयूष द्वारा। तो याद रखिएगा अंडाशय द्वारा जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। और आप लोग को पता होगा कि एस्ट्रोजन क्या है, एक मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैथ्स के 5 क्वेश्चन को फटाफट आप लोग पेन पेपर के साथ लेकर बनाइए इस क्वेश्चन को। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हो गए,
यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 20% बराबर 35 है, तो पूछ रहा कुल आम कितने होंगे, तो 1/5, 20% को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/5 अगर 35 है तो 1 इक्वल टू होगा 35 5 और 35 बच्चे क्या होगा 175। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को क्रम से 15, 10 और 6 दिन में समाप्त कर सकते हो, तीनों मिलकर क्या करेंगे। तो देखिए सबसे बात कर लेते हैं हम लोग, एक का 15 है, एक का 10 है, एक का 6 है, एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। एक की इफिशियंसी कितनी 2, इसकी इफिशियंसी कितनी 3, इसकी इफिशियंसी 5, जब इन दोनों को जोड़ लिया हमने तो कितना आ गया 5 3 8 2 10। एक दिन में 10 कर ले रहा है, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक दिन में 10 है तो 30 करने में कितना टाइम लगेगा, वेरी गुड 3 दिन लगेगा, कितना लगेगा 3 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका वापस से आपका रीजनिंग का आ गया, कह रहा है क्या 101, एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं है, ठीक है, उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं है, मतलब फीमेल नहीं है। कह रहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन, मेरी माँ की इकलौती बेटी मेरी बहन हो जाएगी, और मेरी बहन क्या है, उसकी माँ है, उसकी माँ है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है, तो वो क्या होगी, भतीजी होगी या भांजी होगी, कौन होगी, भतीजी या भांजी, इसका आंसर है। आप कुछ मत कीजिए इस क्वेश्चन में, अपने आप को उस जगह पे पुट करके रखिएगा तो आपको उसका आंसर क्लियर कट विजिबल हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ट्रीटमेंट का संबंध डॉक्टर से है, तो देखिए ट्रीटमेंट कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, तो खेलेगा कौन, स्पोर्ट का मतलब खेलेगा कौन, खिलाड़ी। खिलाड़ी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार न्यायालय शब्द का संबंध न्याय से है, मतलब न्याय कहाँ मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा, तो स्कूल में क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, स्कूल में क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्नवाचक शब्द में क्या आएगा, तो देखिए आपके पास LMNO है ना, यहाँ दिख रहा होगा LMNO, तो पी होगा। आगे है ABCDEF के बाद GHIJ KLMNOPQR, 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आर के बाद STU के बाद V होगा, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अब बीच वाले की बात कर लें, देखिए बीच वाला उल्टा जा रहा है, L 12 हो गया, P का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, इसका वैल्यू 20 हो गया, मतलब ये घट के 8 पे आएगा, और 8 क्या होता है H होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरी बात समझे, मैंने बस सीरीज़ को देखा और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णमाला में से कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर से बाईं ओर छठा होगा। तो दाहिने छोर से 19वां अक्षर का मतलब आप लोग क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब उसके बाएं छठा बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या होगा, आंसर बी होना चाहिए, कहीं गलती हो गया होगा, 6 चलना है, सॉरी 6 तो बी आ गया, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। चलते फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। तो देखिए ऊपर से आपका 16 नंबर पे है और नीचे से 29वां नंबर पे है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग एक माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 44। अब कह रहा है क्या 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया, तो +6 करेंगे तो हो जाएगा 50, और 5 जो है वो फेल हो गए, तो 5 और ऐड कर लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 55। क्या होगा 55 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु एस से चलते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका बिंदु एस है, यहाँ से मैं दक्षिण की ओर कितना चल रहा हूँ 25 चल रहा हूँ, साउथ की ओर नीचे चल रहा हूँ। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ा मतलब इधर चलेगा, कितना चल रहा है 50 चल रहा है, तो फिगर गलती हो गया, यहाँ से बना लेते हैं, ये 25 और ये 50, और फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ा और 25 चला, तो फिर देखिए इसके सामने सामने आ गया होगा, ये पॉइंट सेम होगा। और फिर पुनः बाएं मुड़ा, और लेफ्ट यहाँ से इधर की ओर चलेंगे हम लोग, बाएं की ओर चलेंगे और 60 चलेगा, तो 50 यहाँ वाला और 10 यहाँ वाला, और टी पे पहुंचता है। तो अब क्या चल रहा है, वह बिंदु एस से टी किस दिशा में और कितना दूर है। तो देखिए आपको पता है कि जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे वो पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था, और टी यहाँ है, आपको पता है इधर की ओर है, मतलब पश्चिम में होगा, और टोटल कितनी दूरी है 10 मीटर की दूरी है, तो 10 मीटर पश्चिम आपका आंसर, ए नंबर आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लैंग्वेज में कोडिंग में ए को बी लिखेंगे, बी को सी लिखेंगे, सी को डी लिखेंगे, मतलब एक अगला अल्फ़ाबेट कर रहे हैं, तो स्मार्ट को क्या लिखेंगे, तो एस का टी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, टी एन बी किस में नजर आ रहा है, ये आपका सी में नजर आ रहा है, और डी में भी आ रहा है, सॉरी आर का एस हो जाएगा, तो फाइनली सी आंसर सही है, सी आंसर सही है, एक एक बढ़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों का क्रम बदले बिना तथा अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए इनएक्टिव से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि इनएक्टिव में आपको कह रहा है कि क्रम भी बदलना नहीं है, एक बार यूज़ करना है, क्रम भी बदलना नहीं है, तो पहले तो इन बन जाएगा, फिर एक्ट बनेगा ACT एक्ट, और फिर एक्टिव बनेगा ACTIV, तो टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे, 3 वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, चलें आगे है। किसी कोड लैंग्वेज में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे अल्फ़ाबेट में चेंजेस है, तो बिल्कुल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या ग्रोथ हो रहा है और नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो सी है और आर, सी और आर आपस में रोटेट कर रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये क्या है, RFUVQNPC। तो देखिए सी और आर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है, तो एम और चेंज हो जाएगा, ई यहाँ और एम यहाँ, तो सारे ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये दोनों में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें किसकी, इसके बाद बात कर लें
ओ किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए राइट में पी में, अगला में जा रहा है, तो ई किस में कन्वर्ट होगा, एफ में जाएगा, तो एफ यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, वेरी गुड। फिर हम अगला बात कर लें तो अगला दिख रहा होगा एम एन में कन्वर्ट हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो इसी तरह से डी किस में कन्वर्ट होगा, ई में कन्वर्ट होगा। तो आपको दिख रहा होगा आंसर क्या है, आपका आंसर नंबर डी है। तो आई होप सो आपको सेट में कुछ मजा आ रहा होगा, कुछ नई बातें सीखी भी होंगी, कुछ पुराना रिवाइज भी होगा, है ना। तो चलिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।